हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों पशु परिचर भर्ती परीक्षा से संबंधित लगभग 100 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में छपने वाले सवाल है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी शानदार सवाल मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। लगभग 60 सवाल हम राजस्थान जीके से संबंधित करेंगे और 40 सवाल आपके पशुपालन यानी कि पार्ट बी से संबंधित होने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप लोगों के लिए रहेगा। तो जो भी विद्यार्थी 1, 2, 3 दिसंबर को पशु परिचर का एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ से आपको एग्जाम में एजीटी सवाल देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। तो सभी पशु परिचर वाले जुड़ जाइए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल बागोर किस जिले में स्थित है? तो पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल बागोर आपका किस जिले में हो जाएगा? ये आपका भीलवाड़ा जिले में हो जाएगा। बागोर जो है दोस्तों, बागोर सभ्यता आपकी कोठारी नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और अगर आपसे पूछा जाए मेजा बांध आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपका भीलवाड़ा में कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मेजा बांध भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे देखिए, पौराणिक व प्राचीन स्थल मचकुंड, जिसे तीर्थों का भांजा कहा जाता है, स्थित है। तो तीर्थों का भांजा आपका कहाँ पर स्थित है? यह आपका धौलपुर में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। तीर्थों का भांजा के नाम से मचकुंड को जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है, तो ये पुष्कर को कहा जाता है। तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है, तो ये देवयानी तीर्थ सांबर को तीर्थों की नानी कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। यानी कि मामा, भांजा और नानी तीनों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे देखिए, सिरोही जिले की चंपा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो चंपा बावड़ी जो है दोस्तों, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये चंपा कंवर के द्वारा करवाया गया था। और ये आपकी कहाँ पर स्थित है? सिरोही में स्थित है। चंपा बावड़ी आपकी सिरोही की हो जाएगी। चंपा कंवर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। माराव सुल्तान की रानी थी, चंपा कंवर ने ये बनवाई थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, गंदे पानी के निकास के लिए किस सभ्यता के लोग चक्रकूप को अपनाते थे? तो गंदे पानी के निकास के लिए चक्रकूप को आहड़वासी अपनाते थे। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आहड़ सभ्यता को आगाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, कछवा वंश के संस्थापक थे। तो कछवा वंश के संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों? ये आपके दुल्लर राय हो जाएंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 1137 ईस्वी में दोस्तों दौसा को इन्होंने राजधानी बनाया था कछवा वंश की, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपकी राजधानी जमवा रामगढ़ बनी थी। जमवा रामगढ़ जो है ये आपकी आमेर की दूसरी मतलब कछवा वंश की दूसरी राजधानी बनी थी, यह आपको ध्यान रखना है। और तीसरी राजधानी आमेर बनी थी, यह आपको ध्यान रखना है, जो कि किसने बनवाई थी? कौकिलदेव ने बनवाई थी। कब? 1208 ईस्वी में, यह आपको ध्यान रखना है। तो कछवा वंश की पहली राजधानी दौसा हो जाएगी, दूसरी जमवा रामगढ़ हो जाएगी, तीसरी राजधानी कौकिलदेव ने आमेर को बनाया था 1208 ईस्वी में, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? तो जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी आपकी स्वांगिया माता हो जाएगी, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह किस मुगल सम्राट से किया? तो जगत गुसाई का विवाह मोटा राजा उदय सिंह के द्वारा जहांगीर से किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। मोटा राजा की उपाधि उदय सिंह को किसने दी थी? अकबर के द्वारा प्रदान की गई थी। तो मोटा राजा की उपाधि उदय सिंह को अकबर के द्वारा प्रदान की गई थी। जहांगीर के साथ उदय सिंह ने अपनी बेटी का विवाह करवाया था। ये वही उदय सिंह है जो कि आपका चंद्रसेन का भाई था, जिसने 1570 के नागौर दरबार में अकबर से सहायता मांगी थी। और 1564 में राम सिंह ने चंद्रसेन के खिलाफ अकबर से सहायता मांगी थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राम सिंह, उदय सिंह किसके भाई हो जाएंगे? ये चंद्रसेन के भाई हो जाएंगे। किस वर्ष अजयराज ने अजमेरू का निर्माण करवाया? तो अजमेरू का निर्माण अजयराज के द्वारा कब करवाया गया? तो ये आपका 1113 ईस्वी में करवाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। 1, 1, 1, फिर इसको 3 बार लिख देना है आपको। तो 1, 1, 1 और 3। तो 1113 ईस्वी में आपका अजमेरू का निर्माण करवाया गया अजयराज के द्वारा। और इसे ही दोस्तों गढ़बिडली दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी इसे ही जाना जाता है, क्योंकि कालांतर में फिर पृथ्वीराज जो था उसने अपनी पत्नी के नाम पर इसका नाम तारागढ़ कर दिया था, ठीक है। तो गढ़बिडली, तारागढ़, अजमेरू, दुर्ग, ये आपके तीनों एक ही हो जाएंगे। आगे देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच कब हुआ? तो तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य आपका 1192 ईस्वी में हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, तो ये बात भी आपको दिमाग में बिठा लेनी है। जबकि 1191 का जो युद्ध हुआ था आपका तराइन का प्रथम युद्ध, इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। 1177 में पृथ्वीराज चौहान आपके राजा बने थे। इनकी माता जो थी कपूरवी देवी, वो इनकी संरक्षिका बनी थी, यह आपको ध्यान रखना है। और इनके पिता सोमेश्वर हो जाएंगे। 1182 में एक महोबा का युद्ध हुआ था, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो महोबा या तुमुल भी इसे कहा जाता है। तो महोबा या तुमुल का युद्ध आपका 1182 में हुआ था। इसमें परमादिदेव को हराया था पृथ्वीराज चौहान ने। यहाँ पर आला और उदल मारे गए थे, परमादिदेव के जो सेनापति थे आला और उदल यहाँ पर मारे गए थे। और यहाँ पर पंजुन राय जो था दोस्तों, उसको यहाँ पर प्रशासक बनाया गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। कछवा वंश का था पंजुन राय। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है दोस्तों, इन्होंने शब्दभेदी बाण से मोहम्मद गौरी को मार दिया था।
तो कहा जाता है, एक लाइन बोली जाती है, 3 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच्चू के चौहान। तो इन लाइनों का सहारा लेके पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को उड़ा दिया था, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान बटन व उनके 2 पुत्र कहाँ मारे गए? तो बटन और उनके 2 पुत्र आपके कहाँ पर मारे गए थे? कोटा में मारे गए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोटा में क्रांति आपकी 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी दोस्तों, ठीक है। और कोटा में जो क्रांति हुई थी उसका 1858 में दमन किसके द्वारा किया गया था? तो रोबटस के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति के समय कोटा का जो शासक था वो आपका राम सिंह द्वितीय था। आगे देखिए, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे हैं? तो पूनम चंद्र बिश्नोई आपके तीनों पदों पर रही है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही? तो रमा देवी का संबंध किससे हो जाएगा? बिजोलिया किसान आंदोलन से हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण की महिला नेत्रियों में अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी वर्मा और रमा देवी प्रमुख थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मेवाड़ का विष्णु पितामह किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का विष्णु पितामह राव चूड़ा को कहा जाता है। चूड़ा राणा लाखा का पुत्र था, जिसने लाखा की पत्नी हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र के पक्ष में मेवाड़ का राजपाट त्याग दिया था। इस कारण इसे मेवाड़ का विष्णु पितामह कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे याद किया जाता है? तो मेवाड़ के रक्षक के रूप में भामाशाह को याद किया जाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। भामाशाह ने महाराणा प्रताप की काफ़ी आर्थिक सहायता कर मेवाड़ की रक्षा में अपना योगदान दिया था। 1547 ईस्वी में ओसवाल परिवार में जन्मे। भामाशाह के पिता का नाम भारमल था, ये आपको ध्यान रखना है। तो भामाशाह के पिता का नाम क्या हो जाएगा? भारमल हो जाएगा, और इनका जन्म ओसवाल परिवार में हुआ था, ठीक है। भामाशाह और महाराणा प्रताप की जो मुलाकात हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? आपकी चुलिया में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी? तो ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि लॉर्ड लिटन को दी गई थी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। यहाँ पर 3rd चरण की बात की जा रही है। और अगर आपसे पूछा जाए पहले और दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया, तो ये NV गोडगिल के द्वारा किया गया था। जबकि 4थे चरण का उद्घाटन यानी वरद राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से आदिवासियों का करबंदी आंदोलन प्रारंभ किया? तो मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों का करबंदी आंदोलन झाड़ोल से प्रारंभ किया था। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, बालातल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो बालातल सभ्यता का उत्खनन आपका VN मिश्रा के नेतृत्व में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, एग्जाम में पूछी जाती है। आगे देखिए, झाड़साई सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? तो झाड़साई सिक्का आपका जयपुर रियासत में प्रचलित हो जाएगा। और अगर आपसे रावसाई पूछा जाए दोस्तों, तो ये आपका कहाँ का हो जाएगा? ये आपका अलवर का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की 22 की भरमार थी? तो 22 की भरमार ये आपकी सवाई प्रताप सिंह के काल में थी, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रताप सिंह के दरबार में 22 रहते थे दोस्तों। इनके लिए गुणीजन खान वर्ड प्रयोग में लिया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। तमाशा लोकनाट्य अगर आपसे पूछा जाए, तमाशा लोकनाट्य जो है ये प्रताप सिंह के काल में ही आरंभ हुआ था, जो कि महाराष्ट्र से लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? महाराष्ट्र से लाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रताप सिंह ने दोस्तों 1799 ईस्वी में आपके हवा महल का निर्माण करवाया था। 5 मंजिला हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। आगे देखिए, मध्यकालीन राजस्थान में जाप्ती एक प्रणाली थी। तो जाप्ती किसकी प्रणाली हो जाएगी? भू लगान निर्धारण की एक विधि हो जाएगी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, नीमच के विद्रोह की तिथि थी। तो नीमच के विद्रोह की तिथि आपकी 3 जून हो जाएगी। 3 जून 1857 को नीमच में क्रांति हुई। 28 मई 1857 को नसीराबाद में क्रांति हुई। और 15 अक्टूबर को कहाँ पर क्रांति हुई थी? कोटा में क्रांति हुई। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? तो राजस्थान राज्य जो है दोस्तों ये आपके 19 रियासतों को मिलाने से बना था। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ठिकाने पूछे जाए तो 3 ठिकाने भी यहाँ पर शामिल थे, ठीक है। आगे देखिए, किलों और उसके शहरों जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तारागढ़ दुर्ग बूंदी में, बिल्कुल सही बात है। तारागढ़ एक आपका बूंदी में भी स्थित है। गागरोन आपका झालावाड़ में हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। सोनारगढ़ का किला आपका जैसलमेर में हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। कुंभलगढ़ उदयपुर में नहीं है दोस्तों, ये आपका राजसमंद में है, ठीक है। तो कुंभलगढ़ राजसमंद में हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। आगे देखिए, और यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? संप्रति के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था सर्वप्रथम। और इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है। ये संप्रति वाला सवाल आपका पूछा जा सकता है। ये मौर्य शासक थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुज्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? यहाँ पर नहीं कर लेना दोस्तों, कौन सा यहाँ पर नहीं है?
किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ओशा का सूर्य मंदिर, गोट मांगलो नागौर का दधिमती माता मंदिर, ये भी दोस्तों आपके तीनों प्रतिहार कालीन मंदिर हो जाएंगे, गुज्जर प्रतिहार वास्तुशैली के हो जाएंगे। लेकिन चार चौमा का शिव मंदिर जो है दोस्तों ये आपका गुप्तकालीन है। ये कैसा हो जाएगा? आपका गुप्तकालीन हो जाएगा। और ये आपका कहाँ पर स्थित है? कोटा जिले की सांगोद तहसील में आपका चार चौमा का शिव मंदिर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया? 1799 ईस्वी में करवाया। और इसके वास्तुकार कौन हो जाएंगे? आपके लालचंद उस्ता हो जाएंगे। इसकी 5 मंजिला आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। सबसे पहली मंजिल का नाम क्या हो जाएगा आपका? तो सबसे पहली मंजिल आपकी शरद मंदिर हो जाएगी, फिर आपकी रत्न मंदिर हो जाएगी, फिर तीसरी मंदिर आपकी कौन सी हो जाएगी? विचित्र मंदिर हो जाएगी। ठीक है, चौथी आपकी प्रकाश मंदिर हो जाएगी और सबसे अंत में आपकी कौन सी आ जाएगी? हवा मंदिर हो जाएगी। तो ये 5 मंजिला इमारतों के नाम भी कभी कभी पूछे जाते हैं, शरद, रत्न, विचित्र, प्रकाश, हवा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मीर सैयद हुसैन खिंगस्वर की दरगाह देखी जाती है। तो ये तारागढ़ अजमेर में है दोस्तों। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपकी करेक्ट हो जाएगी। आगे देखिए, डूंगरपुर स्थित नौलखा की बावड़ी का निर्माण आसकरण की किस रानी ने करवाया? तो आसकरण की किस रानी ने डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था? तो ये आपकी प्रेमल दे के द्वारा करवाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रेमल दे के द्वारा ये निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण राम रस दे के द्वारा करवाया गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्रशैली से है? तो गीत गोविंद सार का संबंध आपका मेवाड़ चित्रशैली से हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, उस्ता कला संबंधित है। तो उस्ता कला आपकी बीकानेर से संबंधित है दोस्तों। लकड़ी पर नक्काशी, मार्शल नक्काशी, सजावटी लाख शिल्प या चर्म शिल्प? तो चर्म शिल्प यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उस्ता कला आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। संगीत का संक्षिप्त व्याकरण, राग कल्पद्रुम के रचनाकार कौन है? तो राग कल्पद्रुम के रचनाकार आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों? इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका कृष्णानंद व्यास। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। राग कल्पद्रुम जो है दोस्तों ये कृष्णानंद व्यास के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रखना है। राग कल्पद्रुम नामक संगीत ग्रंथ की रचना कृष्णानंद व्यास ने मेवाड़ के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो कृष्णानंद व्यास का संबंध मेवाड़ से हो जाएगा। तो ये पूछा जाता है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 32, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? वीर तेजाजी का संबंध नागौर से था, लेकिन राज्य में इनके सर्वाधिक थान कहाँ बने हुए हैं? तो वीर तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो खरनाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। लेकिन इनके सबसे ज़्यादा थान कहाँ पर बने हुए हैं? तो इनके सबसे ज़्यादा थान आपके अजमेर में बने हुए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनके मुख्य थान अजमेर के सुरसरा, ब्यावर के सेदरिया, भावता में है। इनके थान चबूतरे पर पत्थर, घुड़सवार तथा सर्प का चित्रण उत्कीर्ण होता है। और बूंदी में से रिलेटेड आपको एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, बासी दुंगारी स्थल जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो बासी दुंगारी जो है ये आपका बूंदी में स्थित है। आगे देखिए मित्रों, राजस्थान की वह जनजाति जिसमें हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। तो हाकम राजा का प्याला पीकर कौन झूठ नहीं बोलते हैं दोस्तों? तो कंजर जाति के लोग जो होते हैं ये आपके हाकम राजा का प्याला पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो बम रसिया नृत्य आपका कहाँ का हो जाएगा? अलवर भरतपुर का हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है, बेसिक सा सवाल है लेकिन एग्जाम में आता रहता है। किस सभ्यता की महिलाएं मण में एवं चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनती थी? तो किस सभ्यता की महिलाएं मण में एवं चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनती थी? तो कालीबंगा और आहाड़। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, घरुओ क्या है? तो घरुओ आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? पत्थर की छोटी चक्की, दही मथना, एक देसी खेल, विवाह में दीवार पर बनाई जाने वाली चित्र। तो विवाह में दीवार पर बनाए जाने वाले चित्र आपके क्या कहलाते हैं? घरुओ कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्न में से असंगत युग्म को छाटिए। तो निम्न में से असंगत युग्म आपका कौन सा हो जाएगा? ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू बिल्कुल सही है। ग्रीष्म और शरद महोत्सव आपका माउंट आबू में मनाया जाता है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ बिल्कुल सही है। हाथी महोत्सव जयपुर ये भी सही है। लेकिन ऊँट महोत्सव जैसलमेर आपका गलत हो जाएगा। ऊँट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? बीकानेर का। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग आपका देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय किया जाता है। जबकि रावण हत्ता वाद्य यंत्र आपका कब बजाया जाता है दोस्तों? ये आपका फाबू जी की फड़ का जब वाचन किया जाता है तब रावण हत्ता वाद्य यंत्र यूज़ में लिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और फाबू जी के फव्वाड़े जो गाए जाते हैं वो आपके माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, नारायणी माता का स्थल किस जिले में है? तो नारायणी माता का स्थल आपका अलवर जिले में हो जाएगा। और यहाँ वैशाख शुक्ल एकादशी को मेला भरता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए,
राजस्थान के वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया। तो महमूद गजनवी से युद्ध किसने किया था दोस्तों? गोगा जी ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ददरेवा चूरू में हुआ था। ठीक है, ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। महमूद गजनवी के समकालीन थे। आगे देखिए, कवि राजा श्यामल दास एवं पुरातत्ववेत्ता मुनि जिन विजय का जिस जिले में जन्म हुआ वह जिला है। तो श्यामल दास और मुनि जिन विजय का जन्म कहाँ पर हुआ था? भीलवाड़ा जिले में हुआ था। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मुनि जिन विजय का जन्म 1888 में भीलवाड़ा जिले की हुडा तहसील के रूपाहेली गांव में हुआ था। आगे देखिए, कौन सा युग्म असत्य है? कौन सा युग्म यहाँ पर असत्य है दोस्तों, बताइए। बाबा रामदेव मेला मसूरिया जोधपुर, खेजडली वृक्ष मेला जोधपुर ग्रामीण, कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर, जाम्बेश्वर मेला धुले उदयपुर। तो ये गलत हो जाएगा। धुले उदयपुर में आपका ऋषभदेव जी का मेला लगता है दोस्तों। ठीक है, जिन्हें काला जी के नाम से भी जाना जाता है। तो जम्बेश्वर का मेला आपका कहाँ पर लगता है? तो ये नोखा बीकानेर में लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? यहाँ पर कौन सा युग्म असंगत है? कुवल्य माला जो है उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल सही बात है। उद्योतन सूरी आपका वत्सराज के दरबार में था। प्रतिहार शासक वत्सराज के दरबार में आपका उद्योतन सूरी था। पृथ्वीराज विजय जयानक के द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल सही बात है। ढोला मारूरा दुआ कवि कल्लोल के द्वारा लिखी गई है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और ढोला मारूरी वात अगर आपसे पूछी जाए तो वात आपकी कुशाल चंद्र के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ढोला मारूरी वात आपकी कुशाल चंद्र के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। डूंगर बाबूजी भाऊ भट्ट, ये गलत दिया गया है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जल महल आपका बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है? तो जीण माता आपके कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी हो जाएगी? चौहान वंश की। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भीलों में भगत पंथ का प्रारंभ किसने किया? तो भगत पंथ का प्रारंभ भीलों में किसने किया था दोस्तों? तो गुरु गोविंद गिरी के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। भीलों में धार्मिक संस्कार संपन्न करवाने वाला व्यक्ति भगत कहलाता है। उदरिया पंथ जो है दोस्तों, ये आपका कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो ये आपका भील जनजाति में प्रचलित है, ये आपको ध्यान रखना है। उदरिया पंथ आपका भील जनजाति में प्रचलित है, काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? बेणेश्वर मेला बांसवाड़ा, हाथी महोत्सव जयपुर, महावीर जी मेला करौली, चंद्रभागा मेला झालावाड़। तो चंद्रभागा मेला आपका झालावाड़ में पड़ता है, बिल्कुल सही है। महावीर जी का मेला करौली में, बिल्कुल सही है। हाथी महोत्सव आपका जयपुर। जबकि बेणेश्वर मेला आपका कहाँ पर पड़ता है? ये आपका डूंगरपुर में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पर पड़ता है? नवाटपुरा डूंगरपुर में पड़ता है। जबकि बांसवाड़ा में आपका घोटिया अम्बा का मेला पड़ता है। घोटिया अम्बा का मेला आपका कहाँ पर पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, सही बात है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से लोक नृत्य एवं उसके क्षेत्र से जुड़े युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? ढोल नृत्य जालोर, बिल्कुल सही है। डांडिया नृत्य मारवाड़, ये भी सही है। बम रसिया बीकानेर, ये गलत हो जाएगा। बम रसिया आपका अलवर भरतपुर का हो जाएगा। गीदड़ नृत्य शेखावटी, बिल्कुल सही है, ये आपका होली के समय किया जाता है। जबकि आपका कच्ची घोड़ी जो है दोस्तों, वो भी आपका शेखावटी का हो जाएगा, लेकिन वो आपका विवाह के समय किया जाता है, जिसमें आपके फूल के खिलने और मुरझाने का आभास होता है। आगे देखिए, गोमती सागर पशु मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? तो गोमती सागर पशु मेले का आयोजन आपका झालरापाटन में होता है। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? तो नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपकी कहाँ पर हो जाएगी? जोधपुर में हो जाएगी। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। डांग की रानी किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, डांग की रानी किसे कहा जाता है? तो ये करौली को कहा जाता है। भानगढ़, सिरावास, बिलाली कहाँ स्थित है? तो भानगढ़, सिरावास, बिलाली चोटिया जो है, ये आपकी उत्तरी अरावली प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बिलाली आपकी कोटपुतली बरोड में हो जाएगी, 780 मीटर इसकी ऊंचाई है। भानगढ़ आपकी अलवर में हो जाएगी, 650 मीटर इसकी ऊंचाई है। सिरावास आपकी अलवर में हो जाएगी, 650 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे देखिए, आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस किसने कहा था? तो आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस किसने कहा है दोस्तों? तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस कहा गया है। आगे देखिए मित्रों, कोठारी नदी के बारे में असत्य कथन बताइए। तो कोठारी नदी के बारे में असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर बंगाल की खाड़ी अफवाह क्षेत्र, तो ये बिल्कुल सही बात है। कोठारी नदी आपके बंगाल की खाड़ी अफवाह क्षेत्र का भाग है। बागोर सभ्यता इस नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही बात है। भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे स्थित है। यह राजसमंद भीलवाड़ा वो उदयपुर में बहती है, तो ये आपकी उदयपुर में नहीं बहती है दोस्तों। राजसमंद भीलवाड़ा में तो बहती है, लेकिन उदयपुर में नहीं बहती है, क्योंकि ये राजसमंद भीलवाड़ा में बहती हुई मांडलगढ़ के समीप बनास में मिल जाती है। इसका उद्गम दिवेर की पहाड़ियों से होता है। तो कोठारी नदी का उद्गम आपका कहाँ से होता है? ये आपका दिवेर की पहाड़ियों से होता है। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है। तो मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल आपकी फुलवारी की नाल अभ्यारण्य हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए आप।
चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान का कौन सा बांध बना है? तो चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 18 मीटर हो जाएगी। इसके नीचे राजस्थान का कौन सा बांध बना है? तो राणा प्रताप सागर बांध बना है चंबल नदी के ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि गांधी सागर बांध आपका कहाँ पर हो जाएगा? एमपी में हो जाएगा, मंदसौर एमपी में। जवाहर सागर बांध आपका कोटा में हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स भी कहलाती है? तो लिथोसोल्स जो है ये आपकी पर्वतीय मृदाएं कहलाती है, जो कि आपकी कोटा और उदयपुर साइड में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। पर्वतीय मृदा कोटा उदयपुर साइड में पाई जाती है। RSMSSB का फेवरेट सवाल है, काफ़ी बार पूछा जाता है। आगे देखिए, राजस्थान की कौन सी नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? तो मसूरदी नदी किसे कहा जाता है दोस्तों? कांतली, कागनी, कोटारी, जाखम। तो कागनी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पर हो जाएगी? आपकी जैसलमेर में जिले की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केर व थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है? तो केर और थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका रेतीला मैदान हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है? तो अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ आपकी अरब सागर तल से प्रारंभ होती है, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला का उद्गम सुदूर दक्षिणतम क्षेत्र अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से माना जाता है। इसी कारण अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। तो अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मिनिकॉय द्वीप से इसका उद्गम होता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला जो है ये आपकी सिरोही जिले से प्रवेश करती है और आपकी ये उत्तर पूर्व में निकलती हुई कहाँ पर चली जाती है? दिल्ली में चली जाती है, रायसेना दिल्ली तक चली जाती है। इसकी टोटल लंबाई अगर आपसे पूछी जाए तो अरावली पर्वतमाला की टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है। 550 किलोमीटर इसकी लंबाई राजस्थान में है और इसकी औसत ऊंचाई अगर आपसे पूछी जाए तो 930 मीटर है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर हो जाएगी, जो कि सिरोही में स्थित है। मानसूनी सवाना प्रकार की वनस्पति राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाना वनस्पति जो है ये आपकी AW में पाई जाती है दोस्तों, यानी कि अति आर्द्र में पाई जाती है। लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाए जीरोफाइट और मरुद्भिद वनस्पति आपकी किस में पाई जाती है? तो मरुद्भिद या जीरोफाइट आपकी शुष्क प्रदेश में पाई जाती है, जबकि अर्ध शुष्क में आपकी स्टेपी जलवायु पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार की वनस्पति में आम, शीशम, सागवान, सहतूत, बांस, जामुन, खेर आदि वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। किसमें दोस्तों? AW में, यानी सवाना वनस्पति में। आगे देखिए, राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है? तो राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी आपकी कौन सी है? बनास नदी है। अब दोस्तों पशुपालन के सवाल हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए दोस्तों, पशुपालन के इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से शुरू हो रहे हैं आपके। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज NBAGR स्थित है, तो ये आपका करनाल में स्थित है दोस्तों। ऊँट के अमाशय में कौन सा भाग अनुपस्थित रहता है? तो ऊँट के अमाशय में कौन सा भाग अनुपस्थित रहता है? तो ओमेजम। ओमेजम जो है दोस्तों ये आपका ऊँट के अमाशय में अनुपस्थित रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राठी गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो राठी गाय का प्रजनन केंद्र आपका नौहर हनुमानगढ़ में हो जाएगा। उत्पत्ति स्थान अलवर का राठ क्षेत्र, इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। यह नस्ल बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाती है, तो ये आपकी बीकानेर और गंगानगर में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, वर्ष 2021-22 में राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो 21-22 में राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? तो अभी वर्तमान के हिसाब से देखा जाए दोस्तों, तो वर्तमान के हिसाब से राजस्थान का दूसरा स्थान है। ठीक है, तो इसे आप 2023-24 कर लीजिए दोस्तों, इस हिसाब से यहाँ पर आपका दूसरा स्थान हो जाएगा, जबकि पहला स्थान किसका है? यूपी का है। ठीक है, आगे देखिए, भेड़ की अविकालीन नस्ल किसका संकरण है? तो भेड़ की अविकालीन नस्ल आपका किसका संकरण है? तो ये आपकी मालपुरा और मेरिनो यानी रेम्बुले का संक्रमण है, ये आपको ध्यान रखना है। अविकालीन जो है ये मालपुरा और मेरिनो का संक्रमण है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। बकरी की द्विप्रयोजनी नस्ल है, तो बकरी की द्विप्रयोजनी नस्ल आपकी कौन सी हो जाएगी? तो क्वेश्चन नंबर 111 जो है इसका राइट आंसर आपका जमुनापुरी हो जाएगा। बकरी की द्विप्रयोजनी नस्ल आपकी जमुनापुरी हो जाएगी। आगे देखिए, निम्न में से भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसने किया? तो भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान आपका डॉक्टर संपत कुमारन ने किया था, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी विधि सूअर के बंध्याकरण में उपयोगी है? तो सूअर के बंध्याकरण में आपकी कौन सी विधि उपयोगी है? तो सर्जिकल विधि, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्न में से जरसिंध नस्ल किसका उदाहरण है? तो जरसिंध नस्ल आपका किसका उदाहरण हो जाएगी? तो ये आपकी लाल सिंधी का क्रॉस किससे करवाया गया? जर्सी से करवाया गया। तो लाल सिंधी का क्रॉस जर्सी से करवाया गया, तो आपकी जरसिंध उत्पन्न हुई है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉस ब्रीडिंग हो जाएगा, ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
आगे देखिए खिस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो खिस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो 1.04 से 1.08 होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और खिस नवजात व बछड़े के शरीर भार का 1/10 भाग पिलाते हैं, तो खिस जो है वो बछड़े के शरीर के भार का 1/10 भाग पिलाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खिस का हिमांक बिंदु दूध से अधिक होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और खिस में प्राकृतिक अम्लता दूध में ज़्यादा होती है। आगे देखिए मादा पशु में गर्भावस्था परीक्षण कितने दिन बाद करना चाहिए, तो मादा पशु में गर्भावस्था परीक्षण कितने दिनों बाद करना चाहिए, तो 60 से 90 दिन बाद। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए व्हाइट लेगहॉर्न मुर्गी का मूल स्थान है, तो व्हाइट लेगहॉर्न मुर्गी का मूल स्थान आपका इटली हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से दोस्तों कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये आपकी 3.75 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 ग्राम दुग्ध वसा से अगर दुग्ध से पूछी जाए तो 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। गाय के दूध में कार्बोहाइड्रेट 4.90%, भैंस के दूध में 5.48% होता है। आगे देखिए मूंगफली की खल में पाया जाने वाला हानिकारक रसायन है, तो मूंगफली की खल में पाया जाने वाला हानिकारक रसायन आपका कौन सा हो जाएगा, रिसिनिन, सेपेनिन, धुरिन, अफ्लाटोक्सिन। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका अफ्लाटोक्सिन हो जाएगा। 119 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अफ्लाटोक्सिन हो जाएगा। तो मूंगफली की खल में पाया जाने वाला हानिकारक रसायन आपका अफ्लाटोक्सिन हो जाएगा। आगे देखिए इंजेक्शन लगाने से पूर्व सुई एवं लगाने वाले स्थान को किससे साफ करते हैं, तो सुई एवं लगाने वाले स्थान को आपके किससे साफ करते हैं, तो स्प्रिट से साफ करते हैं। 120 में आपका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। बरसिए में प्रथम कटाई बुआई के कितने दिन बाद करते हैं, तो बरसिए में प्रथम कटाई बुआई के कितने दिन बाद करते हैं दोस्तों, तो ये आपकी 55 दिन बाद करते हैं। आगे देखिए मुर्गी के शरीर का तापक्रम होता है, तो मुर्गी के शरीर का तापक्रम कितना होता है, गाय भैंस का सामान्य तापक्रम तो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, भेड़ बकरी का 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो गाय और भैंस का तो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, भेड़ व बकरी का 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, ऊँट का 99 फ़ारेनहाइट होता है, घोड़े का आपका 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। मुर्गी के शरीर का तापक्रम आपका 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और यहाँ से एक सवाल आपका पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। आगे देखिए मुर्गी का चेचक रोग होता है, तो मुर्गी का चेचक रोग आपका विषाणु की वजह से होता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए वह रोग जिसमें दबाने पर चूर चूर की आवाज़ आती है, तो ऐसा कौन सा रोग है आपका जिसमें चूर चूर की आवाज़ आती है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, जहरबाद हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, जहरबाद हो जाएगा। फाइजर फीवर फॉर्मूला किस रोग में रामबाण दवा है, तो फाइजर फीवर फॉर्मूला किस रोग में रामबाण दवा है दोस्तों, तो ये आपकी किस में हो जाएगी, दुग्ध ज्वर में हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 126 मस्ती वैक्सीन का टीका किस रोग की रोकथाम में लगाया जाता है, तो मस्ती वैक्सीन का टीका आपकी किस रोग की रोकथाम में लगाया जाता है, तो ये आपकी थनैला रोग की रोकथाम के लिए मस्ती वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। थनैला रोग को स्तन शोध, गार्गेट, आयन का शीत रोग भी कहते हैं। यह स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए किसी भी विषय पर अधिकतम जानकारी किस माध्यम से मिल सकती है, तो ये किस माध्यम से मिल सकती है, चार्ट, फोल्डर, पोस्टर, कठपुतली, तो ये आपके फोल्डर के माध्यम से मिल सकती है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रसार शिक्षा कार्यक्रम का गुण है, तो प्रसार शिक्षा कार्यक्रम का गुण कौन सा हो जाएगा दोस्तों, दोहरा प्रभाव और निरंतर शिक्षा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। प्रसार शब्द आपका लैटिन भाषा के शब्द एक्सटेंशन से बना है जिसका अर्थ है स्ट्रेचिंग, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत में प्रसार शिक्षा के जनक आपके डॉक्टर के.एन. सिंह हो जाएंगे और प्रसार शिक्षा के जनक जॉन पॉल लेगन हो जाएंगे। तो प्रसार शिक्षा के जनक तो आपके जॉन पॉल लेगन है, लेकिन भारत में के.एन. सिंह है और ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्ट्रेचिंग। राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला कहाँ बढ़ता है, तो ये आपका मल्लीनाथ तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है। वर्मी कंपोस्ट निर्माण में उपयोगी केचुए हैं, तो वर्मी कंपोस्ट निर्माण में आपके उपयोगी केचुए कौन से हो जाएंगे दोस्तों, तो ये आपके एपीजिक हो जाएंगे, एपीजिक। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए यदि किसी पशु की आयु 5 वर्ष है तो सींगों पर छल्लों की संख्या होगी, तो किसी की आयु अगर आपकी 5 वर्ष है पशु की आयु, तो सींगों पर छल्लों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये 3 हो जाएगी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पशु के सींग पर प्रथम छल्ला 3 वर्ष की आयु पर बनता है, उसके बाद प्रतिवर्ष 1 छल्ला बनता है। पशु की उम्र निकालने की सबसे उपयोगी विधि दांत सूत्र विधि है। आगे देखिए बछड़ों में सभी अस्थायी अग्र चौनक दांत कब निकलते हैं, तो सभी अस्थायी अग्र चौनक दांत आपके कब निकलते हैं, तो ये आपके 30 दिन में निकलते हैं दोस्तों बछड़ों में। आगे देखिए
पुष्ट संरक्षण योजना में ऊँट पालकों को ऊँटनी के प्रजनन पर कितनी राशि दे है? तो अभी वर्तमान में दोस्तों इसको 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 20,000 कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं, तो श्वेत क्रांति का जनक आपका वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, पशु आहार संयंत्र स्थापित नहीं है, तो पशु आहार संयंत्र आपका स्थापित नहीं है, तो ये आपका कहाँ पर स्थापित नहीं है? धौलपुर में स्थापित नहीं है। जोधपुर, भरतपुर, जयपुर में है, लेकिन आपका धौलपुर में पशु आहार संयंत्र नहीं है। आगे देखिए, मादा सुअर का पाली ताव में आने की जांच की जाती है, तो मादा सुअर ताव में आने की जांच किससे की जाती है? राइडिंग टेस्ट से की जाती है दोस्तों। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 136 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइडिंग टेस्ट हो जाएगा। मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति कहलाती है, तो मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति आपकी क्या कहलाती है? तो ये आपकी हिमेचूरिया कहलाती है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, किस जानवर में सीमन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सीमन की मात्रा सर्वाधिक आपकी सुअर में होती है दोस्तों। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, पशुओं में जोड़ों संबंधी अध्ययन किस शाखा में करते हैं? तो जोड़ों संबंधी अध्ययन आपका संधि विज्ञान में करते हैं दोस्तों। आगे देखिए, निम्न में से किसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो रक्त का थक्का आपका विटामिन के की कमी से नहीं बनता है दोस्तों। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक कौन सी थी? तो सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक आपकी पेनिसिलिन हो जाएगी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, बकरी की जकराना नस्ल में दुग्ध देने का समय कितने दिन का है? तो दुग्ध देने का समय बकरी की जकराना नस्ल में आपका 170 से 180 दिन का हो जाएगा। आगे देखिए, पशुओं में किस उम्र तक सभी प्रकार के दांत निकल जाते हैं? तो सभी प्रकार के दांत आपके किस उम्र में निकल जाते हैं? तो ये आपके 4 वर्ष में निकल जाते हैं दोस्तों। आगे देखिए, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए पशु को चारा कितने घंटे पूर्व खिलाना चाहिए? तो ये आपका 1 से 2 घंटे पूर्व खिलाना चाहिए स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए, 1 से 2 घंटे पूर्व। 20वीं पशुगणना में राजस्थान में भैंसों की संख्या है, तो भैंसों की संख्या ये आपकी 139 लेख हो जाएगी। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, वर्तमान राजस्थान के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री है, तो पशुपालन और डेयरी मंत्री आपके कौन हो जाएंगे? तो ये आपके दोस्तों जोराराम कुमावत हो जाएंगे। आगे देखिए, गरीब की गाय किस नस्ल की गाय को कहते हैं? तो गरीब की गाय किस नस्ल की गाय को कहा जाता है? तो ये राठी को कहा जाता है दोस्तों। आगे देखिए, दूध निकालने के लिए गाय के पैर पूंछ को बांधना क्या कहलाता है? तो ये आपका नूजना कहलाता है, ठीक है। दूध निकालने के लिए गाय के पैर और पूंछ को बांध देते हैं, तो ये आपका नूजना कहलाता है। मुर्गी की नस्ल जिसमें टांगे व चोंच पीली व रंग सफ़ेद होता है, जिसमें टांगे व चोंच तो आपकी पीली होती है और रंग सफ़ेद होता है, ये आपकी कौन सी हो जाएगी? वाइट लेग हॉर्न हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? वाइट लेग हॉर्न। आगे देखिए, पनीर निर्माण में सर्वाधिक उपयोग दुग्ध होता है, तो पनीर के निर्माण में सर्वाधिक उपयोगी दुग्ध आपका कौन सा है? तो गाय का है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे दोस्तों वो हमने डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।